अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप लोग सब अपने घरों में बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज जो हम लेक्चर करेंगे वो लेक्चर नंबर 14 हमारा होगा, और जिसमें हमने चैप्टर नंबर 2 के दो आखिरी की डेरिवेशंस करनी हैं जो लॉ ऑफ कोसाइन और लॉ ऑफ साइन है। ठीक है, अब देखें लॉ ऑफ कोसाइन और लॉ ऑफ साइन मैथ्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो भी पढ़ते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, लेकिन वहाँ डिफरेंट तरीके से होता है और यहाँ डिफरेंट तरीके से होता है। वहाँ यहाँ डिफरेंट तरीके से क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि ये बेसिकली यहाँ पर हमने लॉ ऑफ कोसाइन को प्रूव करते वक्त सारे के सारे डॉट प्रोडक्ट के लॉज यूज़ करने हैं। ठीक है, और जब लॉ ऑफ साइन करेंगे तो मैं बता दूंगा क्या करना है आप लोगों को। फिलहाल लॉ ऑफ साइन पे फोकस कीजिए। देखें ये चार तरीके जो मैंने लिखे हैं इस तरीके से बोर्ड आपसे सवाल पूछ सकता है। इन चारों तरीक़ों से जो सवाल पूछेगा बोर्ड, जवाब एक ही होगा हर चीज़ का। सही है, तो जो सोल्यूशंस होंगे, जो स्टेप्स होंगे वो आपने बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही करने जैसे मैं करवा रहा हूँ आप लोगों को। सही है बेटा। अब बात ये आती है कि लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ कहाँ होता है। सर लॉ ऑफ कोसाइन वहाँ यूज़ होता है जहाँ आपने रिजल्टेंट वेक्टर्स के या सिर्फ वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड निकालनी हो। जैसे लेट्स सपोज कि a प्लस बी का एक वेक्टर है, a माइनस बी का एक वेक्टर है, या b प्लस ए है या b माइनस ए है, इस वेक्टर्स की आपकी मैग्नीट्यूड निकालनी है तो आप लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करते हैं। ठीक है, होता क्या है, एक तो ये वे है पूछने का, और ये काम भी कर सकते हैं आपसे कि अल्फ़ाबेट का ऑर्डर चेंज कर दें और माइनस के बजाय प्लस लगा दें। दोनों सूरतें हो सकती हैं। अगर रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो माइनस में होगा तो माइनस होगा, रिजल्टेंट वेक्टर अगर प्लस में होगा तो क्या होगा? प्लस में होगा। प्लस वाला जो सवाल है मैं आपको होमवर्क दे दूंगा वो, ठीक है, माइनस वाला मैं करवा रहा हूँ आप लोगों को। देखें अब होगा क्या इसके अंदर, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक ट्राइंगल कंसीडर करेंगे, या एक काम करते हैं जब डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं तो एक सेंटेंस लिख देते हैं, यहाँ पर हेडिंग डालते हैं बच्चों डेरिवेशन की, और फिर जो है वो एक सेंटेंस लिख के एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिख के स्टार्ट करते हैं कि क्या लिखेंगे हम, बाय द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ डॉट प्रोडक्ट, बाय द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि इसमें हम डॉट प्रोडक्ट का जो है ना सारे लॉज यूज़ करेंगे। बाय द हेल्प ऑफ लॉज ऑफ डॉट प्रोडक्ट वी कैन ड्राइव अ वेरी यूज़फुल रिलेशन। अब यूज़फुल क्यों है मैंने बता दिया। यूज़फुल इसलिए है कि आपके पास ये मैग्नीट्यूड निकालने के लिए यूज़ होता है ना। वी कैन ड्राइव अ वेरी यूज़फुल रिलेशन कॉल्ड, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम जनाब हमारे पास यूज़फुल रिलेशन विच इज़ कॉल्ड, या इस कॉल्ड सिर्फ कर देते हैं, इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ कोसाइन। ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है, छोटी सी डेरिवेशन है लेकिन है बड़ी इंपॉर्टेंट। अब देखो हम एक ट्राइंगल कंसीडर करने लगे हैं। एक ट्राइंगल कंसीडर करने के लिए डायग्राम बना ले ट्राइंगल की। ठीक है, ये आ गया तुम्हारे पास बेटा, ये आ गई एक साइड, ठीक है, ट्राइंगल की। ये आ गई बेटा तुम्हारे पास दूसरी साइड ट्राइंगल की, एंड थर्ड वन इज, थोड़ा छोटा कर लेते हैं हम इसको, और ये आ गई तुम्हारे पास ट्राइंगल की तीसरी साइड। समझ आ रही है बात ये वाली तुम लोगों के? ठीक है, तो इसको मैंने नाम दे दिया ए का, इसको नाम दे दिया बी का, इसको नाम दे दिया सी का। या बल्कि एक काम करते हैं कि इसको बोल देते हैं बेटा ए, क्योंकि मैंने जो ना, देखो सेटिंग कैसे करनी है, सेटिंग ऐसे करनी है कि रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो तुम्हारे पास क्या बनना चाहिए? बी बनना चाहिए। फाइनल रिजल्टेंट वेक्टर बी बनना चाहिए। तो हम अगर बी इज इक्वल टू, इसको ए, देखो सुनो कैसे सेटिंग करोगे, अगर इसको ए लूंगा इसको सी लूंगा ना, तो बी क्या बन जाएगा? बी इज इक्वल टू ए प्लस सी बन जाएगा। बी इक्वल टू ए प्लस सी बन जाएगा। मुझे क्या चाहिए? इन दी एंड बी चाहिए। तो इन दी एंड बी कैसे आएगा? मैंने मान लिया कि भाई तुम्हारे पास ए रिजल्टेंट वेक्टर है और ये तुम्हारे पास बी है, ये तुम्हारे पास क्या है? सी है। कैसे किया ये काम हमने? ये काम ऐसे किया कि बाय फिगर, ज़रा देखना चीज़ों का ना, कि ये क्या किया, बाय फिगर हमारे पास अभी इस वक्त क्या सूरत हाल है? इस वक्त सूरत हाल ये है कि सर ए जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर है, ए जो है वो क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर है कि ए इज इक्वल्स टू बी प्लस सी है। ठीक है, ए इक्वल्स टू बी प्लस सी है। सेटिंग कैसे बनाओगे? सेटिंग ऐसे बनाओगे कि मुझे अब बी को रिजल्टेंट करना है ना, तो जिसको रिजल्टेंट बनाना होगा उसको आप बेस में ले लेंगे। क्या लेंगे? उसको आप बेस में ले लेंगे। क्यों? जो दूसरा वेक्टर है वहां जाके क्या होगा? वो माइनस होगा। किस वाले सिनेरियो में? जब माइनस बीच में होगा। बी को रिजल्टेंट बनाना है, तुमने क्या कर लिया? बी को किस में ले लिया तुमने बेटा? बेस में ले लिया। सही है। और सी जो है क्या हो रहा है, वहां जाकर आपके पास दूसरा वेक्टर कौन सा? सी है। तो सी को कौन सा वेक्टर लोगे? सेकंड वेक्टर लोगे। और फर्स्ट टाइम रिजल्टेंट किसको लोगे? पहला वेक्टर है। पहले वेक्टर को रिजल्टेंट लेना है, उसके बाद जो आपके पास फाइनल रिजल्टेंट बन रहा है यहाँ पे उसको क्या लेना है? आपने बेस लेना है। और सी के पास क्या होगा? सेकंड साइड ऑफ द ट्रायंगल होगी। दोबारा सुने एक बार, ठीक है, क्या कह रहा हूं कि जनाब जो आप रिजल्टेंट वेक्टर फाइनल वाला लेंगे, बिल्कुल जो यहाँ सवाल में लिखा हुआ है, उसको आप बेस मानेंगे।
ठीक है। और जो पहला वेक्टर है उसको आप डायग्राम में रिजल्टेंट मानेंगे और जो दूसरा वेक्टर है उसको आप ट्राइंगल की सेकंड साइड मानेंगे। सही हो गई बात यहाँ तक। फायदा इससे क्या होगा, फायदा इससे ये होगा कि अब जो है मैं इस चीज़ को, अगर मैं b को लेफ्ट साइड पर रहने दूं या b को मैं सेपरेट कर दूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना कि b बन जाएगा किसके बराबर, a माइनस सी के बराबर। समझ आ गई बात ये वाली, ये काम बेसिकली मुझे करना था। तो इसको बोल दिया, अब हम क्या करने लगे, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। अब देखो मुझे चाहिए लेफ्ट साइड पे बी स्क्वायर, अगर मैं इसकी बात करूं तो बी स्क्वायर चाहिए मुझे, ठीक है। अब बी स्क्वायर कैसे आएगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा मल्टीप्लाइंग बी ऑन बोथ साइड्स। तो क्या लिख दिया, मल्टीप्लाइंग बी ऑन बोथ साइड्स, मल्टीप्लाइंग बी ऑन बोथ साइड्स। जरा सुनते जाना बात को गौर से, ठीक है भाई। जब b को मल्टीप्लाई करवाया बोथ साइड्स पर तो ये आ गया तुम्हारे पास b डॉट b इज इक्वल्स टू b डॉट a माइनस सी, ठीक है। हम जानते हैं कि व्हेन द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू सेम वेक्टर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, यानी कि क्या जानते हो तुम, जानते ये हो बेटा कि b डॉट b बराबर किसके होगा, इसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होगा। और b किसके बराबर है, a माइनस सी के बराबर है। b किसके बराबर है, a माइनस सी के बराबर है। तो क्या लिखोगे यहाँ पर, यहाँ तुम्हारे पास आ जाएगा b की जगह b स्क्वायर, यहाँ तुम्हारे पास क्या आ जाएगा a माइनस सी इंटू a माइनस सी। समझ गए इस बात को। अब फिर ये तो बी स्क्वायर ही रहेगा, ये क्या रहेगा बी स्क्वायर, ए से मल्टीप्लाई होगा क्या बन जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है। फिर ए किससे मल्टीप्लाई होगा, सी से मल्टीप्लाई होगा, क्या रहेगा तुम्हारे पास माइनस ए डॉट सी, क्या आ जाएगा बेटा माइनस ए डॉट सी, फिर माइनस सी डॉट ए, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा माइनस 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 प्लस, और फिर उसके बाद क्या हुआ बेटा, उसके बाद तुम्हारे पास आ जाएगी एक चीज़, या चलो और आसान करने के लिए एक स्टेप बढ़ा देता हूँ मैं, या कह देता हूँ ए डॉट ए, ठीक है, ताकि याद रहे कि कर क्या रहे हैं, या कह देता हूँ सी डॉट सी आखिर में। सही है भाई, ये वाली बात समझ में आ गई, मल्टीप्लाई करवा दिया। अब तुम्हारे पास ए डॉट ए जो है, ए डॉट ए जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, ए डॉट ए बराबर होगा किसके, ए स्क्वायर के बराबर, सही है। जबकि सी डॉट सी जो है किसके बराबर होगा, सी स्क्वायर के बराबर, ठीक है। और कम्यूटेटिव लॉ ऑफ डॉट प्रोडक्ट पढ़कर आए थे, उसमें क्या पढ़कर आए थे कि सी डॉट ए पढ़कर आए थे, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए, यानी कि अगर आप वेक्टर्स की पोजीशन चेंज भी कर दें तो साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि क्या हो जाएगा तुम्हारे पास ये, कि मैं लिख सकता हूँ कि माइनस सी डॉट ए जो है वो बराबर हो सकता है किसके, आपके पास माइनस से छोड़ दें, यहाँ क्या होगा सी डॉट ए बराबर किसके हो सकता है, ए डॉट सी के बराबर हो सकता है। क्यों, बी डॉट ए इक्वल टू ए डॉट बी है, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, बात तो सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई आपके पास कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है डॉट प्रोडक्ट, इसलिए ये लिख दिया, ठीक है। ये तीन रेफरेंस के बाद हमारे पास क्या स्टेटमेंट रह जाएगी, ये बन जाएगी इक्वेशन कि जनाब बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, इसकी यहाँ पे क्या आ गया ए स्क्वायर आ गया, ये ऐसे ही रहेगा माइनस ए डॉट सी, इसको क्या कर लिया सी डॉट किसके बराबर है, ए डॉट सी के बराबर है, माइनस ए डॉट सी, ठीक है। इसकी जगह पे क्या आ जाएगा सी स्क्वायर, यहाँ क्या आ गया बेटा प्लस सी स्क्वायर, ठीक है भाई। फिर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस टू ए डॉट सी प्लस सी स्क्वायर, और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि जनाब आपके पास क्या हुआ, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू ए डॉट सी, ठीक है। ये चीज़ प्रूव हो गई, ये चीज़ प्रूव हो गई। अब तुम्हें क्या करना है, इस चीज़ को तुम ऐसे बना सकते हो, कैसे बनाओगे, ऐसे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर दो, सॉरी रूट टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स कर दो, यहाँ भी रूट आ जाएगा यहाँ भी रूट आ जाएगा, ठीक है। तो वाला अगर ये ऐसे पूछेंगे सवाल तो तुम क्या करना है, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स कर देना, इस रूट से स्क्वायर कट जाएगा, इसके ऊपर रूट आ जाएगा, तो बात सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब नीचे वाले स्टेटमेंट में चलते हैं, जैसे क्या मतलब क्या हुआ कहने का, मतलब कहने का ये हुआ कि मेरे पास जो ए डॉट सी है यानी कि ए डॉट बी जो था लास्ट टाइम ए बी कॉस थीटा के बराबर था, तो यहाँ क्या होगा ए सी कॉस थीटा। अब देखो क्या लिखोगे तुम यहाँ पर, यहाँ लिखोगे बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू ए सी कॉस थीटा। समझ आई बात ये वाली, सही है। अब देखो अब तुम्हें क्या चाहिए, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ तुमने रूट ले लिया, टेकिंग रूट ऑन स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ये आ गया बेटा आपके पास स्क्वायर रूट ले लिया आपने। जब आपने स्क्वायर रूट ले लिया तो जनाब फिर क्या करेंगे आप, ये लगा दिया आपने इसके ऊपर स्क्वायर रूट, सही है भाई, यहाँ भी आ गया स्क्वायर रूट।
क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac cos थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या बच गया, b इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac cos थीटा। समझ आई बात ये वाली, ये प्रूव हो गया आपके पास, दो स्टेटमेंट्स आ गई, दो फॉर्मेट्स आ गए, एक ये आ गया बेटा, ठीक है, एक ये आ गया तुम्हारे पास, एक तुम्हारे पास स्टेटमेंट ये आई हुई है, ये भी यूज हो सकती है, और बेटा ये भी यूज हो सकती है। समझ आई बात ये वाली, तीन हम फॉर्मूले यूज कर सकते हैं डिफरेंट सिनेरियोज के ऊपर। तो ये आपका हो गया लॉ ऑफ कोसाइन, ठीक है। होमवर्क क्या करेंगे, होमवर्क जरा सुन लें। होमवर्क आपके पास होगा कि प्रूव दैट, लाजमी कर लीजिएगा आप लोग ये, ठीक है, प्रूव दैट क्या होगा आपके पास, ये बनेगा ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc cos थीटा। अच्छा, अब देखो डायग्राम बिल्कुल सेम रहेगी, क्या होगा, a इज इक्वल टू बी प्लस सी, क्यों, क्योंकि रिजल्टेंट भी वही है, यहाँ भी रिजल्टेंट वही है, और यहाँ भी रिजल्टेंट तुम्हारे पास क्या है, ए है, तो चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। स्टेटमेंट क्या आई, ए इज इक्वल टू बी प्लस सी आ गई, ए इज इक्वल टू क्या आ गई, बी प्लस सी आ गया। अब तुम्हें लेफ्ट पे क्या चाहिए, ए स्क्वायर चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग ए ऑन बोथ साइड्स, तो इसके यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए डॉट ए इंटू ए डॉट बी प्लस सी आ जाएगा, ठीक है। फिर सिंपल यही काम करोगे और आखिर में रिजल्ट तुम्हारे पास ये बन जाएगा। ये प्लस वाला फॉर्मूला लॉ ऑफ कोसाइन का जो मैंने करवाया वो क्या था, माइनस वाला फॉर्मूला लॉ ऑफ कोसाइन का। वर्ड्स हम कुछ भी कर दें, यहाँ भी कर सकते हैं कि भाई आपके पास यहाँ जो यहाँ लिखा हुआ है वो यहाँ भी कर सकते हैं, अल्फाबेट से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सारे खेल किसका, डायग्राम का, जो मैंने आपको लोग पहले भी समझा दिए, माइनस वाली में भी और प्लस वाली में डायग्राम यही रहने दीजिएगा, कोई ऐसे टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। तो जरा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से, आगे काम देख करते हैं हम। अच्छा बेटा, ये तो हो गया आपके पास लॉ ऑफ कोसाइन। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो कौन सा है, लॉ ऑफ साइन का है। ये होमवर्क लाजमी कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं लॉ ऑफ साइन के ऊपर। लॉ ऑफ साइन थोड़ा सा लेंदी है, ये किस लिए यूज होता है, लॉ ऑफ कोसाइन मैग्नीट्यूड निकालने के लिए किसी भी वेक्टर की, और जो लॉ ऑफ साइन यूज होगा वो किस लिए यूज होगा, लॉ ऑफ साइन हमारे पास यूज होता है डायरेक्शन निकालने के लिए, ठीक है। तो आइए वो भी देख लेते हैं, लॉ ऑफ साइन में देखो थोड़ा सा लेंदी है आसान वो भी, लेकिन लेंदी है, तो उसकी भी प्रैक्टिस कीजिएगा। मैथ्स में डिफरेंट तरीके से होता है, इसमें डिफरेंट तरीके से होता है। यहाँ हमने लॉ ऑफ डॉट प्रोडक्ट यूज़ किए थे किसके अंदर, लॉ ऑफ कोसाइन के अंदर, लेकिन हम वहाँ पर जो है क्या कहते हैं उसको, लॉ ऑफ साइन में हम कौन सा यूज़ करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट के लॉस को यूज़ करेंगे, ठीक है बेटा। यहाँ हमने डॉट प्रोडक्ट के लॉस को यूज़ किया था, अब हम लॉज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट यानी वेक्टर प्रोडक्ट के लॉस को यूज़ करेंगे। जनाब नेक्स्ट टॉपिक इज लॉ ऑफ साइन। इसमें क्या लिख सकते हो कि इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर। लॉ ऑफ साइन एंगल डिफरेंट बिटवीन टू वेक्टर्स, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स जब भी हमें फाइंड आउट करनी होती है तो हम लॉ ऑफ साइन यूज करते हैं। होता क्या है, ए अपॉन साइन एल्फा इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बीटा, b अपॉन साइन बीटा एंड इज इक्वल्स टू c अपॉन साइन गैमा, ठीक है भाई। तो यहां क्या लिखोगे, बाय द हेल्प ऑफ लॉज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट वी कैन ड्राइव अ वेरी यूजफुल रिलेशन। अच्छा, यहाँ पर क्या नाम है इस रिलेशन का, वहाँ तो लॉ ऑफ कोसाइन था, यहाँ के भी वेरी यूजफुल रिलेशन इज कॉल्ड लॉ ऑफ साइन। यहाँ क्या नाम है बेटा, लॉ ऑफ साइन नाम है, सही है। तो फिर डायग्राम बनेगी एक। अब डायग्राम कैसी बनेगी, यहाँ अभी भी ट्राइंगल ही बनेगा लेकिन ट्राइंगल थोड़ा डिफरेंट बनेगा। ट्राइंगल में डिफरेंस क्या होगा अभी पता चल जाएगा जनाब। एक क्लोज पाथ लिया है, ठीक है। पहले क्लोज पाथ नहीं था, पहले रिजल्टेंट वेक्टर था। अब लेकिन क्या किया है, क्लोज पाथ लिया है हमने। जब क्लोज पाथ लिया है हमने एक, तो ये हो गया बेटा वेक्टर ए, ठीक है, ये हो गया वेक्टर बी, ये हो गया वेक्टर सी।
ए के सामने वाला एंगल कहलाएगा अल्फा, ठीक है, बी के सामने वाला एंगल कहलाएगा बीटा और सी के सामने वाला एंगल कहलाएगा गैमा। ठीक है बेटा, ये हमारे पास तीन एंगल्स, तीन साइड्स आ गई। अब देखो हम एक बात जानते हैं, चैप्टर 4 में पढ़कर आए थे कि जब स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम हो, सेम के मतलब लेवल ऑफ एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, तो हमारे पास जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होती है वो क्या होती है, वो 0 के बराबर होती है। यानी कि यहाँ से यहाँ पहुँचे, भाई यहाँ से वापस यहाँ आ गए स्टार्टिंग पॉइंट पर, स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट जो वो एक ही हो, जब डिस्प्लेसमेंट हो या फिर वेक्टर्स की एडिशन हो बराबर किसकी होती है, वो 0 के बराबर होती है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि बाय फिगर हमारे पास जो रिजल्ट इस टाइम मौजूद है, वो रिजल्ट हमारे पास क्या मौजूद है बेटा, वो रिजल्ट कुछ यूं मौजूद है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 के बराबर होगा। यानी कि वेक्टर a और वेक्टर b और वेक्टर c को जब तुम ऐड करोगे किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ये बात याद रखना, ठीक है। और इसको मैंने नाम दे दिया किसका, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। ये होगी तुम्हारे पास इक्वेशन नंबर 1। समझ आई बात ये वाली, ठीक है। अब तुमने क्या करना है, मल्टीप्लाइंग ए ऑन बोथ साइड्स। क्या करोगे बेटा, मल्टीप्लाइंग ए ऑन बोथ साइड्स। जरा गौर से देखना इस चीज को तुम लोग, मल्टीप्लाइंग ए ऑन बोथ साइड्स। क्या फायदा होगा इससे फायदा ये होगा तुम्हारे पास कि जनाब देखो जरा, ए जो है मल्टीप्लाई हो गया बोथ साइड्स पे, यानी कि a इंटू ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू 0। तो ये क्या बन गया, a क्रॉस a प्लस a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c, सबसे मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ क्या आ गया, 0 आ गया। हम जानते हैं कि जब भी दो सेम वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट होता है तो आंसर हमेशा क्या आता है बेटा, 0 आता है। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर कि हिंट में मैंने क्या लिखा कि a क्रॉस a जो है बेटा किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। समझ आ रही है बात ये वाली। फिर उसके बाद हमारे पास स्टेटमेंट क्या रह जाएगी, ये रह जाएगी हमारे पास बेटा 0 प्लस a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c इज इक्वल्स टू 0। 0 खत्म हो गया, ठीक है, 0 हो गया खत्म। यहाँ पर प्लस हो रहा है, मतलब कि क्या हो जाएगा माइनस। तो क्या बन गया, a क्रॉस b इज इक्वल टू, प्लस था ना, पूरी टर्म प्लस की थी, मतलब कि क्या हो गई, माइनस हो गई, माइनस a क्रॉस c हो गया, ठीक है। फिर हम पढ़ कर आए अभी पिछले लेक्चर्स में से कि जनाब हमारे पास जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता। देखिए माइनस a क्रॉस c जो है किसके बराबर होगा, c क्रॉस a के बराबर होगा, माइनस a क्रॉस c क्रॉस a के बराबर होगा, क्योंकि वेक्टर्स की पोजीशन को तुम क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो। जब तुम वेक्टर की पोजीशन को चेंज कर रहे हो तो साइन खत्म माइनस का। तो यहाँ पर क्या बात आ जाएगी तुम्हारे पास, यहाँ आ जाएगी a क्रॉस b इज इक्वल्स टू c क्रॉस a। फिर तुम जानते हो कि a क्रॉस b बराबर किसके होता है, मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ एंगल। यानी कि a क्रॉस b बराबर होता है, यहाँ पर होगा a क्रॉस b किसके बराबर, a क्रॉस b तुम्हारे पास बराबर होगा बेटा या एक रियल स्टेटमेंट ले देता हूँ कि a और b बराबर किसके होते हैं, a क्रॉस b बराबर किसके होते हैं, a b साइन थीटा के बराबर होते हैं ना, ये होता है डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर a ये है, b ये है, इनके दरमियान एंगल कौन सा है, इनके दरमियान एंगल है गैमा। तो क्या आ जाएगा, ए बी साइन गैमा, ये है c ये है a, कौन सा एंगल है बीच में, बीटा, तो बीटा आ जाएगा, ठीक है। यानी कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं हम कि a क्रॉस b की जगह आ जाएगा ए बी साइन गैमा, ठीक है, क्योंकि इनके दरमियान कौन है, गैमा मौजूद है, इनके दरमियान कौन है, बीटा मौजूद है। तो क्या हो जाएगा, सी ए साइन बीटा, सी ए साइन बीटा हो गया। बोथ साइड पे बेटा ए मौजूद है तो ए से ए क्या हुआ, कैंसिल, यहाँ ए कैंसिल, यहाँ ए कैंसिल। तो हमारे पास क्या बच गया बी साइन गैमा इज इक्वल्स टू सी साइन बीटा। इसको क्या कर सकते हैं हम b को भेज दें यहाँ पर और c को ले आएँ कहाँ पर, अगर ऐसे कर लो, गैमा को यहाँ ले आओ, साइन बीटा को यहाँ ले आओ, क्योंकि ये तो चाहिए हमें। b अपॉन साइन बीटा इज इक्वल्स टू c अपॉन साइन गैमा। समझ आई बात ये वाली, ठीक है। ये बन गई तुम्हारे पास इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि 1 तो वो वाली थी, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। समझ गए बात को यहाँ तक। अच्छा, फिर उसके बाद क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाना है b को बोथ साइड्स के ऊपर, मल्टीप्लाइंग b ऑन बोथ साइड्स, मल्टीप्लाइंग b ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन नंबर 1, मल्टीप्लाइंग b ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन 1। कैसे होगी मल्टीप्लाई, जरा देखते जाइएगा बेटा। हमारे पास अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा b मल्टीप्लाई करवा रहे हो तो b क्रॉस a प्लस b प्लस c
इज इक्वल्स टू बी इंटू 0। तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा तुम्हारे पास बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी, और ये रह जाएगा बेटा 0। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होगा कि सेम वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, 0 के बराबर होता है। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, यहाँ लिख दोगे ना कि b क्रॉस b किसके बराबर होगा बेटा, b क्रॉस b बराबर होगा किसके, 0 के बराबर। तो अब क्या हो जाएगी इक्वेशन, इक्वेशन बन जाएगी b क्रॉस a प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय b क्रॉस c इज इक्वल टू 0। 0 तो खत्म हो गया। अच्छा, यहां पर आएगा तुम्हारे पास प्लस, ये है प्लस वाली टर्म, वहां जाके क्या हो जाएगी माइनस, यानी कि क्या हो गया b क्रॉस a इज इक्वल्स टू माइनस b क्रॉस c। फिर तुम जानते हो एक बात कि माइनस बी क्रॉस सी किसके बराबर होगा, सी क्रॉस बी के बराबर। तो क्या लिखोगे यहाँ पर, माइनस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू सी क्रॉस बी। ये आ गया तुम्हारे पास सी क्रॉस बी। अब क्या लिख दोगे बेटा यहाँ पर, अब तुम लिख दोगे कि बी क्रॉस ए इज इक्वल टू सी क्रॉस बी। फिर हम जानते हैं एक जनरल रिजल्ट, जनरल रिजल्ट क्या होता है, ये वाला, यानी कि जब दो प्रोडक्ट का जो वेक्टर प्रोडक्ट है उसकी मैग्नीट्यूड या उसको किसके बराबर होता है, ए बी साइन थीटा के बराबर होता है। सही है। तो बी और ए के दरमियान कौन सा एंगल है, बी और ए के दरमियान गैमा है। तो तुम क्या लिखोगे यहाँ पर, यहाँ तुम लिखोगे बी ए साइन गैमा इज इक्वल टू सी और बी में कौन सा एंगल है, अल्फा है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, सी बी साइन अल्फा, सी बी साइन अल्फा। बोथ साइड्स पे बी मौजूद है, बी से बी क्या करते हैं बेटा, कैंसिल करते हैं, बी से बी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब रिजल्ट क्या रह गया तुम्हारे पास, अब रिजल्ट तुम्हारे पास रह गया ए साइन गैमा इज इक्वल टू सी साइन अल्फा। अल्फा को यहां भेज दो, साइन गैमा को वहां भेज दो, मतलब क्या होगा, ए अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल्स टू सी अपॉन साइन गैमा। ये क्या हो गया बेटा तुम्हारे पास, इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब हम क्या करें, इक्वेशन 2 को और 3 को मर्ज कर दें, क्योंकि हमें मर्ज रिजल्ट चाहिए। ठीक है, हमने क्या किया, मर्ज इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, मर्ज कर दिया इक्वेशन 2 और 3 को, मर्ज इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। जब 3 और 2 को मर्ज किया तो रिजल्ट हमारे पास बिल्कुल वैसा ही आ गया जो हमें प्रूव करना था, यानी कि a अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल्स टू b अपॉन साइन बीटा इज इक्वल्स टू c अपॉन साइन गैमा। इट इज़ द रिक्वायर्ड रिजल्ट। और हमें ये प्रूव कर लिया कि a अपॉन साइन अल्फा जो है बराबर होता है b अपॉन साइन बीटा और इज इक्वल्स टू c अपॉन साइन गैमा के। यहाँ पर आपका लॉ ऑफ साइन जो है बेटा वो ख़त्म हो गया। आई होप सो कि आप लोगों को समझ में पूरा आ गया होगा। ठीक है, तो अगर कोई स्टेप भी समझ में ना आया हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। आसान था, हाँ लेंदी ज़रूर था। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा बेटा, अल्लाह हाफिज़।